दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी बेशुमार कहानियां ऐसी सुनी होंगी जिन्हें सुनने के बाद आपको कई पर यकीन हुआ होगा और कई कहानियों पर यकीन ना भी हुआ होगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में पेश आती हैं कि जिन पर हमको खुद को यकीन नहीं होता तो दूसरों को यकीन कराना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ही कहानियां बेशुमार इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं कि जिसमें आप खुद यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। आप ही बताइए, अगर इंसान बीमार होता है तो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। लेकिन अगर हॉस्पिटल में ही आपके साथ कोई अजीबोगरीब घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी को बताएं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर भूत है, या फिर हॉस्पिटल जिन्नातों का है, या फिर किसी जिन्नात के वश में एक डॉक्टर खुद है, तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा और आपको पागल ही समझेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा रियली में हुआ भी है और होता भी है। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान के अंदर प्रवेश करके उसे पागल भी कर सकते हैं और उसे शोहरत भी दिला सकते हैं, उसे अमीर भी बना सकते हैं और रोड पर भी ला सकते हैं। जिन जिन्नात किसी के अंदर अगर चले जाएं, किसी के अंदर अगर प्रवेश कर लें, किसी के ऊपर अगर वो आशिक हो जाएं, किसी पर अगर वो कब्जा कर लें, तो फिर या तो उसकी जिंदगी संवरती है या फिर उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर उजड़ जाती है। जी हाँ, जिन जिन्नात एक ऐसी मखलूकात हैं, एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के पल्ले पड़ जाए और अगर वो अच्छा ना हो तो फिर वो उसकी जिंदगी की बैंड बजा देती है। और आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं, एक ऐसी अजीब घटना लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी आश्चर्य करेंगे, हैरत करेंगे, या फिर मुझे ही कहेंगे कि ये कहानी सच हो ही नहीं सकती। लेकिन ये हमारे पास झारखंड के एक परिवार ने खुद भेजी है। तो चलिए सुनते हैं ये अजीबोगरीब भुतहा घटना, एक अजीब हॉरर स्टोरी झारखंड की। ये सच्ची घटना है झारखंड के एक परिवार की। झारखंड में एक मेंटल हॉस्पिटल है जिसमें कई सारे मानसिक विक्षिप्त लोग तथा मंद बुद्धि के लोग रहते हैं, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पागलखाना कहते हैं। मेंटल हॉस्पिटल नाम से तो बहुत कम जानते होंगे, अधिकतर लोग तो इसे पागलखाने नाम से ही जानते हैं, जो हर बड़े शहर में एक ना एक तो होता ही है। जब मुझे ये पता चला कि वहां एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जिसके साथ एक खौफनाक घटना घटी और उसके बाद वो व्यक्ति पागल सा हो गया, तो मैं तुरंत ही झारखंड की ओर रवाना हो गया और मैं वहां उस व्यक्ति से मिला। उसका नाम था नीरज। मैं उससे मिला तो सही, लेकिन वो बात करने की स्थिति में ही नहीं था। यानी उसकी हालत इतनी ज्यादा बदहाल हो चुकी थी और वो इतना ज्यादा गमगीन, परेशान और पागल हो चुका था कि उससे बात करी भी नहीं जा रही थी। और उसका व्यवहार बहुत अजीब सा था और वो अपना संतुलन, जो दिमागी संतुलन होता है, वो भी खो चुका था। कोई डॉक्टर भी उसके पास नहीं जाता था क्योंकि उसका संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि वो किसी को मार भी सकता था और किसी की जान भी ले सकता था। इसलिए डॉक्टर्स भी उसके पास जाने में डरा करते थे। लेकिन नीरज पहले से ऐसा नहीं था, या फिर उसे बचपन से कोई पागलपने की बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी जो बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही खौफनाक थी। और मैं उसी घटना को जानना चाहता था। मैं समझ चुका था कि घटनाओं के बारे में इससे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने वहीं अस्पताल से नीरज के परिवार वालों का पता लगा लिया और उनसे मिलने के लिए चला गया। नीरज के परिवार वाले वैसे तो किसी से मिलते नहीं थे और ये भी नहीं बताते थे कि नीरज पागल हो चुका है और उसे किसी पागल खाने में उन्होंने भर्ती करा दिया है। आस पड़ोस के लोगों को यह पता था कि नीरज बाहर काम करने गया है। नीरज का घर अस्पताल से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं नीरज के घर पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो हर इंसान से यही रिएक्ट करते थे। कोई अगर नीरज के बारे में पूछता और अगर उसे मालूम होता कि नीरज पागल हो चुका है तो घर वाले उसे कुछ भी ना बताते थे और सोचते थे कि ऐसे ही इस बात को टाल दिया जाए। लेकिन जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तब जाकर उन्हें मुझ पर यकीन हुआ और उन्होंने कहा कि आप जो है घर के अंदर आइए, उसके बाद हम आपको सारी बातें बताएंगे। नीरज के पिता का नाम गोविंदा था, जिनसे मैं अब बातें कर रहा था। नीरज घर का इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 29 साल की थी। नीरज की माता का नाम कमला था। नीरज उनका इकलौता संतान था। बड़े लाड़ से उसे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था और इकलौता होने की वजह से बड़ा उससे लगाव भी था पूरे घर को। जो लोग इकलौते हैं, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं या बेटी हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इकलौते संतान से माँ बाप को कितना प्रेम और कितना स्नेह रहता है। बहरहाल इसी वजह से उन्होंने सारी बातें बहुत ही भावुक होकर बताई। वो दोनों भावुक हो चुके थे नीरज की आप बीती उनके मुंह से सुनाकर, क्योंकि नीरज की आप बीती थे ही ऐसी कि कोई भी सुने तो उसका दिल दहल जाए और वो भी खौफ में पड़ जाए।
गोविंदा जी ने बताया कि ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। एक रात जब नीरज घर को आया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो काफी सहमा सहमा सा लग रहा था। मैं भी घबरा गया, मुझे लगा आखिर क्या हुआ इसे। मैंने जब नीरज से पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही रास्ते में गिर गया था और मुझे कहीं भी चोट भी नहीं लगी। आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ मेरे कपड़े फटे हुए हैं लेकिन मैं ठीक हूँ। और ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया और रात को कुछ खाया पिया भी नहीं और ऐसे ही जाकर सो गया। मैं भी खाने के लिए उसे जगाने नहीं गया। मैंने सोचा वो थक कर सोया हुआ है, इसलिए उसे जगाना ठीक नहीं होगा और ये सोचकर मैं भी अपने कमरे में चला आया। अचानक मेरी नींद खुली तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर जग गया हूँ तो नीरज को भी देख आता हूँ और मैं नीरज के कमरे की ओर चला गया। मैंने देखा नीरज के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं छिपकर कमरे के अंदर देखने लगा। कमरे के अंदर जब मैंने झांका तो पाया कि नीरज सोया हुआ नहीं है और वो सिर्फ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। मैंने देखा कि नीरज के हाथों में पानी की एक गिलास थी और वो पानी अपने पैरों पर गिरा रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरे बेटे नीरज को ये क्या हो गया है। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं आखिर देख क्या रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा या फिर ये हकीकत है। और मुझे ऐसा डर लगने लगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने देखा कि नीरज की आंखें जो थी उनकी पुतलियां गायब हो चुकी थी और पता नहीं कैसे उसकी आंखें पूरी के पूरी सफेद दिख रही थी और वो मेरी तरफ अब देख रहा था। मैंने देखा कि नीरज अचानक अपना सर दीवारों से पटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं तुरंत ही कमरे में अंदर गया और नीरज को संभाला, लेकिन वो हम पर भी प्रहार करने लगा और गंदी गंदी गालियां देकर हमें मारने पीटने लगा। हम बहुत ज्यादा खौफ में आ गए। हम डर गए कि आखिर हमारे बेटे नीरज को हुआ क्या है। ये कभी ऐसी गालियां नहीं बकता था, ना ही हम पर हाथ उठाता था, लेकिन आज तो ये हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है और हमें ही लाठों से मार रहा है। तब तक नीरज की माँ कमला भी आवाज सुनकर कमरे में आ गई। मैंने सारी बातें इसकी माँ को बताई। माँ ने जैसे ही नीरज को रोकने के लिए करीब जाने की कोशिश की, नीरज अपनी माँ के साथ भी उसी तरह पेश आने लगा। मैं तुरंत ही बाहर जाकर कुछ लोगों को जगाने लगा और रात को ही नीरज को लेकर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। फिलहाल हम कुछ दवा लिखकर दे रहे हैं, लेकिन आपको इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। नीरज को उस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराए हुए 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि उसे घर ले आऊं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूं कि कहीं वो घर आकर कुछ उल्टा सीधा करके अपनी जान न दे बैठे। कम से कम वहां जीवित तो है हमारा बच्चा। हो ना हो, ठीक होकर वो जरूर सारी बातें बताएगा, क्योंकि आज तक कभी नीरज ने ऐसा नहीं किया था। आखिर क्या हुआ था उस रात नीरज के साथ, ये रहस्य तो नीरज के ठीक होने के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे ही मैं नीरज के घर से बाहर आने लगा तो वहां पर मुझे उसके पड़ोस वाले एक अंकल मिले। उन अंकल ने मुझे बताया कि आप नीरज के बारे में जानने आए हैं शायद। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता। बोले आप नए नए लगे और नीरज के घर में आते से ही चले गए, मतलब आपको कुछ पता है उस बारे में। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं पता करने ही तो आया हूँ। तो उसने कहा देखिए भाई, आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये इस दुनिया का मामला नहीं है, दूसरी दुनिया का मामला है। मैंने इसके घर वालों को कई बार समझाया कि तुम नीरज को वहां से निकालकर किसी बाबा, किसी तांत्रिक या किसी पीर साहब को दिखाओ, लेकिन उसके घर वाले इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नीरज के ऊपर किसी जिन्नात का साया है, जो जिन्नात उसे पागल कर रहा है और उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, बस उस जिन्नात को उसके अंदर से हटाना है। मैंने जैसे ही उससे ये बात सुनी तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो। उसने कहा कि मेरे लड़के को भी ऐसे ही दौरे पड़ते थे, फिर मैं एक तांत्रिक के पास उसका इलाज करवा के आया, तब से ये सब चीजें अच्छी हो गई। और नीरज के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो मेरे बच्चे के साथ थी। पहले तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने नीरज को वापस जाकर पागल खाने देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, सिवाय मेरे पास इस कहानी को शेयर करने के और कोई भी चारा नहीं था। मैं हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नीरज को जल्द से जल्द उस बीमारी से, उस बला से छुटकारा मिले। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।